सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारी एप्लीकेशन पे इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पूरा बताया था सिलेबस कि हम लोग इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप वहाँ से चीज़ें समझ चुके होंगे कि मेरा सिलेबस कितना है सेक्शन बी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो कवर करेंगे अपना वो टेंस कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है भाई वो 70 से 80% जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो टोटल डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। तो हमको टेंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टेंस की और धीरे धीरे हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे। जब तक आपका पेपर होगा तब तक हम लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ चुके होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे टेंस। देखो, ये टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपने पढ़ा तो होगा कि टेंस क्या होता है, ये सब पढ़ा होगा, लेकिन वो चीज़ें आपको अब नहीं याद रखनी है। आपको इतना याद रखना है कि टेंस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो बात आपकी आती है टाइम की, एक आपकी बात आती है टाइम की, यानी टाइम जिसको क्या बोलते हैं हम, समय बोलते हैं। टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका वर्क। दूसरा क्या होता है, वर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो ऐसा है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, नॉर्मल सी बात, वैसे ये पेपर में आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई आपका सहपाठी पूछ लेता है कि टेंस किसे कहते आप बताओ, तो आप बताओगे किसी निश्चित समय में जो काम किया जाता है या जो काम चल रहा है या जो काम किया जाएगा उसको हम लोग टेंस कहते हैं। यानी ऐसा हमारा वाक्य जो दर्शाता है कि कोई समय में कौन सा कार्य चल रहा है उसको हम लोग टेंस ही बोलते हैं। और टेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टाइम और एक क्या हो गया, वर्क हो गया। अब मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि आपका टाइम कितने प्रकार का होता है, आपका समय कितने प्रकार का होता है। तो हिंदी में आप बताओगे कि समय आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो जो हमारा बीत चुका है, भाई समय देखो कैसे रिलेट करेंगे वो समझो। मान लिया आपका जन्म 1995 में हुआ था, आपका जन्म 1995 में हुआ था और उसके बाद अब चल रहा है भाई 2021, ये चल रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, मान लिया कि 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो इसके बाद भी कोई समय आएगा, इसके बाद भी कोई समय आएगा। यानी कि आप इस दुनिया में 1995 में आए हो, तो आए हो दुनिया में 1995 आए हो, और अब प्रेजेंट जो है आपका वर्तमान वो 2021 है। ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका वर्तमान है। तो एक तो आपका बीत चुका है 1995, भाई बीत चुका, और एक आपका आने वाला है। तो समय 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वर्तमान, प्रेजेंट को हम लोग बोलते हैं वर्तमान, और एक होता है आपका भूत, और एक होता है आपका भविष्य। ये हिंदी में होते हैं, तो बस इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे। पहला समय आपका क्या होगा दोस्तों, तो पहला समय आपका होता है प्रेजेंट, पहला होता है आपका प्रेजेंट, और दूसरा समय क्या होता है आपका पास्ट, तीसरा समय आपका क्या होता है, फ्यूचर होता है, यानी भविष्य होता है। बस 3 ही तो समय होते हैं, तो ये समय की कैटेगरी हो जाती हैं। अब मैं बात करूं आपके कार्य कितने प्रकार के होते हैं, भाई कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक कार्य तो आपका आता है, पहले हिंदी में समझते हैं इसको, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। कार्य जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। अब देखिए कैसे समझेंगे। एक कार्य तो ऐसा कार्य होता है जो अनिश्चित होता है, यानी जो निश्चित नहीं होता है वो कार्य एक होता है। दूसरा कार्य होता है जो चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। और तीसरा काम होता है जो चल रहा था, तीसरा जो चल रहा था यानी कि अब वो पूर्ण हो चुका है, चल रहा था। और चौथा कार्य है जो चलेगा, चौथा कार्य क्या होगा, जो चलेगा या होगा। बस यही तो कार्य होंगे।
भाई एक कार्य क्या होगा, अनिश्चित। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अनिश्चित है, मैं पढ़ता हूँ, अब डेली थोड़ी नहीं पढ़ता हूँ। मैं खाता हूँ, अब मैं हर टाइम थोड़ी नहीं खाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नानी के वहाँ जाता हूँ, अब मैं क्या डेली नानी के वहाँ जाता हूँ या मैं वहाँ ही रहता हूँ। रहने की तो भाई ठीक है, बहुत लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अनिश्चित हो गया। दूसरा चल रहा है, जैसे इस समय आप टेंस पढ़ रहे हो तो कार्य चल रहा है ना। इस समय आप टेंस पढ़ रहे हो तो कार्य चल रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले सिलेबस पढ़ा था, तो वो काम आपका कंप्लीट हो चुका है ना। आपने उस काम को पढ़ा था, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है वो कार्य, अब उसमें कोई भी कमी नहीं है। और एक कार्य आता है कि आपका कार्य होगा या आपका कार्य चलेगा या चल रहा होगा, ऐसे करके बातें आती हैं, ठीक है ना। ये जो चौथा है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी में हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में कम आए। तो देखो, पहला हमारा कौन सा दोस्तों कार्य होता है, ऐसा कार्य जो निश्चित नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट बोलते हैं। जिसको हम इनडिफिनिट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित, ये हमारा होता है पहला कार्य। और दूसरा कार्य हमारा होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कार्य होता है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब कि जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में क्या कर रहा है भाई, चल रहा है, तो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा दोस्तों हमारा होता है परफेक्ट। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। इसका मतलब जो संपूर्ण हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, ये होता हमारा तीसरा कार्य। और चौथा कार्य होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो कार्य पूरा भी है और चल भी रहा है। मतलब जो कार्य पूरा भी है, जो पूरा भी है और चल भी रहा, जो पूरा है और चल भी रहा है, और चल भी रहा है, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कार्य। भाई इनडिफिनिट का मतलब कार्य पक्का नहीं कि हम क्या करें, किस समय में कार्य पक्का नहीं होता है, हम क्या कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हैं वही कॉन्टिन्यूअस होगा। और परफेक्ट का मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस कार्य में कोई कमी नहीं रह गई है। जैसे मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, मैंने सिलेबस पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब तो कोई कमी रह नहीं गई है। और चौथा आपका, मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ, कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी बातें क्या होती हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बातें होती हैं। ये चीज़ें जब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ नॉर्मल सा प्रश्न कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टेंस दोस्तों जो होते हैं आपके 12 प्रकार के होते हैं। टेंस आपके 12 प्रकार के होते हैं। भाई ये जो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट के भी 4 होंगे। भाई प्रेजेंट के 4 कौन कौन से होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4 हो गए। ऐसे पास्ट के भी 4 होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट के 4 हो गए। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 4 8 4 12, टोटल कितने टेंस होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। टोटल कितने टेंस होते हैं, 12 होते हैं। टेंस की डिफिनेशन क्या होती है कि कितने समय में कौन सा कार्य चल रहा है या चलेगा या चल रहा था, ऐसे वाक्यों को हम लोग टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा और बेसिक सीखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा और मैं आपको बेसिक बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एक एक टेंस से शुरुआत करेंगे। पहला टेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं जो कि बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। देखो, जो आपका सेंटेंस होता है, वो बेसिकली 4 चीज़ों से बना होता है।
जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली 4 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? एक तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक आपका क्या होता है? वर्ब होता है, और एक आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बस ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है, पता करनी है। ये टेंस के हम पढ़ रहे हैं भाई, याद रखना। मैं आपको टेंस के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बताया हूँ। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर मॉडल वर्ब भी हो सकती है। हाँ हो सकती, लेकिन वो टेंस में नहीं हो सकती है, वो अलग की बात होती है। टेंस में मॉडल वर्ब का कोई रोल नहीं होता है, वो मैं बताऊँगा कब होता है, ठीक है ना। बने रहना है बस आपको। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, या इसको हम जुगाड़ वाली भाषा में क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। जुगाड़ वाली भाषा में इसको हम लोग कार्य बोलते हैं, तभी तो। और ये हेल्पिंग वर्ब, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब बात समझना, ये कर्ता क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका कर्ता होता है, ये काम करता है, यानी जो काम करता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं भाई? कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा है ये करता है, उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कर्म होता है। कर्म होता है कि जिस पे कार्य होता है, जिस पे कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म बोलते हैं। जिस पे कार्य क्या होता है भाई? होता है। इस चीज़ को अब देखो आप कैसे समझोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया, एक एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैंने कह दिया भाई मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या कहा मैंने? मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये आपका एक टेंस का सेंटेंस है, ये आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे है सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, आप बताओ। सब्जेक्ट क्या है आप बताओ। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। अब इसमें काम कौन करता है? इस सेंटेंस में, इस वाक्य में काम कौन करता है? तो काम कौन करता है भाई? मैं करता है काम, मैं करता है काम। तो मैं क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यही काम करता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कोई? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है? बताओ, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है? तो कहीं कुल है। यही तो समझना। क्या है सर? सर ये बुक है। ये बुक क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ ना। मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बचा आपका पढ़ता। अब पढ़ना, पढ़ना क्या है भाई? पढ़ना क्या है? एक प्रकार का कार्य है ना। पढ़ना एक प्रकार का कार्य है, तो पढ़ता क्या हो जाएगा आपका? ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका एक्शन हो जाएगा, ये आपका कार्य हो जाएगा। बचा हूँ, तो हूँ हम किसके हिसाब से लगाएंगे? टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर देते हैं, और हमारा सेंटेंस क्या होता है? बनकर तैयार हो जाता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर सीधे शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है ना भाई? इसका ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक टेंस की शुरुआत करते हैं। पहला टेंस होगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक है ना भाई, अच्छे से नोट करते रहना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको टेंस आ गया तो आप ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स पूरी इंग्लिश पूरी सीख चुके हो, ठीक है ना, इंग्लिश पूरी सीख चुके हो। पहला टेंस आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, किसी चीज़ को जो पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले तो उसकी पहचान पता होनी चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि वाक्य के अंत में क्या आएगा। वाक्य के अंत में क्या आता है भाई, बताओ। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। यही तो आता है, ता है, ती है, ता हूँ आदि आते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गई, ये बच्चों वाली बात हो गई कि जो रट सकते हैं, ये उनके लिए बात हो गई। लेकिन हमको क्या रटना है, बोलो, रटने के लिए हम पढ़ रहे हैं? नहीं, हमको रटना नहीं है। तो सर कैसे हम लोग देखेंगे भाई? एक नॉर्मल सी बात होती है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब कि कार्य अनिश्चित होगा, कार्य क्या होगा, संपूर्ण नहीं होगा, कार्य अनिश्चित होगा। बस सिंपल सी बात है कि निश्चित नहीं हम कौन सा कार्य करें, है ना। तो बस यही बात होती है। या इन वाक्यों में हम क्या करते हैं, अपनी आदतें बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो देखो, ये पहचान हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या फिर डज होती है। डू या फिर डज होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, जो आपके एक वचन होते हैं, जो एक वचन होते हैं, उनके साथ क्या करेंगे हम लोग, डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग बहुवचन के साथ करेंगे। और डज का प्रयोग क्या करेंगे, बहुवचन के साथ। ये उल्टा हो गया है भाई। एक वचनकर्ता के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एक और यहाँ पर है कि यू के साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, जबकि यू हमारा क्या है, एक वचन ही है, यानी सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ भी क्या करते हैं, हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब एक वचन में कौन कौन सा आ सकता है, ही है, सी है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एक वचन हो जाएंगे ना। और बहुवचन क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या हो, आई है, वी है, ठीक है ना, आई है, वी है, ये सब हो जाएंगे आपके। यू और आई के साथ दोस्तों डू का ही प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब देखो, हम रूल लिखेंगे। अब हम रूल लिखेंगे और इसके हिसाब से हम सीखते हुए जाएंगे। रूल लिखेंगे, उसके हिसाब से हम सीखते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आता है आपका एस या ई एस। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है एस या ई एस, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट, इतनी बातें आती हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब आपने क्यों लिखा, आपने हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा? तो दोस्तों, एक पॉइंट स्टार लगा के कॉपी में लिखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर, हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ई एस प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी।
इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब इसको आप नोट करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसके कुछ। देखो भाई इतनी चीज़ समझ गए हो ना। अब देखो, अब हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे कि एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ पर लगाएंगे, कब लगाएंगे, वो चीज़ हमको सीखना है, ठीक है ना। देखिए, आपके जो पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपके पर्सन कितने होते हैं भाई? आपके पर्सन 3 होते हैं। एक तो आता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक आता है आपका सेकंड पर्सन, एक आता है आपका थर्ड पर्सन। यही तो होता है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? मैं, हम, यानी आई और वी क्या होते हैं? आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन अकेला होता है जिसको हम लोग यू बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके थर्ड पर्सन होंगे, और वो कैसे होंगे? एक वचन होंगे। जितने भी थर्ड पर्सन होंगे कैसे होंगे? एक वचन होंगे। उनके क्रियाओं के साथ जो सब्जेक्ट हमारे थर्ड पर्सन होंगे वो भी एक वचन होंगे। वहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ लेता हूँ। जैसे मैंने कह दिया वह जाती है, तो ये वह जाती है। अब ये आपका अगर पहचाने हो तो अच्छी बात है। लास्ट में ती है आया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या फिर ई एस और बाद में ऑब्जेक्ट, यही तो रूल होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट है वह। अब वह जाती है स्त्रीलिंग के लिए है तो क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, सी हो गया। अब क्या इसमें मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। लेकिन अब क्या यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे? ये सोचने वाली बात है। एस या ई एस लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो एस या ई एस दोस्तों हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि आप देखो ये जो वह है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये देखो ये थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर है, एक वचन। भाई वह जाती है, थर्ड पर्सन कौन होता है? जो ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला हो, कोई तीसरा हो। तो भाई वह जाती है ना, हमने कहा वह जाती है, तो वह तो ना सुन रही है ना कह रही। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वह जाती है, तो वह थर्ड पर्सन हुई। तो ही गो, अब क्या लगाएंगे? गो के साथ ई एस लगता है, ही गोज, सी गोज हो जाएगा, सी गोज, वह जाती है। तो ऐसा कंसेप्ट दोस्तों हमारा होता है। तो ये इतनी बातें सीखने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कहाँ सीखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई एप्लीकेशन पर पढ़ाने का मतलब आपको हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए, हर एक डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर रोकेंगे वीडियो को, मिलेंगे आपसे कल इसके आगे, मतलब कि इसके एग्जाम्पल के साथ। अफर्मेटिव, निगेटिव, जितने भी हमारे बनते हैं, इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।